हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में उसी को पहले तो एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। तो ये लिखा हुआ है A प्लस बी प्लस सी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये तीन स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और बोल क्या रहा है कि आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखना है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है इनटू कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट। अब एक ऑर्डर तो मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर चलो मान लेता हूं कि जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, ये एक्स है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, ये y है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू c कितना है, z है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑर्डर x हो गया तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, y हो गया और इसका ऑर्डर कितना हो गया, z हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब x y z तो क्वेश्चन में दिए नहीं थे, ये तो मैंने एज्यूम की है। तो अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, ये आपको तीन स्टेटमेंट गिवन है, इनकी हेल्प से। अब देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो बच्चों याद होगा लास्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन किया था कि कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, यानी अगर आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट का चेंज होगा। रेट कांस्टेंट सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो वॉल्यूम पर तो डिपेंड ही नहीं करता है, वो तो सेम रहेगा। अब ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी वॉल्यूम डबल करने पर। इसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, हाफ हो गई। इसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, हाफ हो गई। क्या रेट चेंज होगा, हाँ रेट चेंज होगा, क्योंकि रेट जो होता है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेट बोला कितना हो गया, 8 टाइम्स डिक्रीज कर गया, मतलब कितना हो गया, ये R/8 हो गया। पहले R था, अब 8 टाइम्स कम हो गया, यानी R/8 हो गया, ठीक है। अब चलो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है लिखा हुआ है, R/8 इक्वल टू K, A की पावर X हो गया, इसकी पावर Y हो गया और ये Z हो गया। और इसको लिखोगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y इंटू 2 की पावर z, ठीक है। अब अच्छा देखो ये वैल्यू क्या हो गई, r हो गई, यानी ये लिखा हुआ है R/8 और ये लिखा हुआ R/2 की पावर x प्लस y प्लस z, ठीक है। तो देखो जो r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये 1/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू ये लिखा है 1/2 की पावर x प्लस y प्लस z। अगर बच्चों यहां पर आप देखो इससे रिलेट करो, कंपेयर करो, तो यहां पर 1/2 की पावर, यहां पे 1/2 की पावर, यहां की 2 की पावर ये और ये, यानी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो यहां से एक स्टेटमेंट क्या आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये एक इक्वेशन बन गई, क्लियर है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं इतने पार्ट को। तो मैंने पहले स्टेटमेंट को सॉल्व किया, तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने पर आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्लियर है। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो सेकेंड पार्ट पढ़ लो आप लोग। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B टू हाफ। तो बोला A को डबल कर दो। फिर देखो बच्चों रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता है। अब बोला A को डबल कर दो, तो मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब बोला B को हाफ कर दो, तो इसको मैंने हाफ कर दिया। C के बारे में नहीं बोल रहा, तो मैंने C पे कोई चेंज नहीं किया। अब बोला रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, मतलब ये 4R हो गया। क्लियर है आप लोगों को। अब देखो यानी ये बोल रहा है ये 4R हो गया है, ये K हो गया, ये A की पावर X हो गया इंटू 2 की पावर X हो गया। यहां पे क्या होगा, ये B का ऑर्डर y डिवाइड बाई क्या होगा, 2 की पावर y हो गया, ठीक है। और ये C की पावर z हो गया। अब बच्चों को तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ 4R इक्वल टू लिखा है K, इसकी पावर X है, इसकी पावर y है
और इसकी पावर z है, डिवाइड बाई आएगा इनटू आएगा 2 की पावर x माइनस वाई, क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो चलिए क्या है 4r इक्वल टू ये टर्म देखो फिर क्या बन गया, r बन गया इंटू 2 की पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ये r से r कैंसिल हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई। यानी यहां से बच्चों देखो इक्वेशन आ रही है, कौन सी इक्वेशन आ रही है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्लियर है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि सेकेंड इक्वेशन है। यानी मैंने इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन क्या आई, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट को मैंने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों थर्ड वाला स्टेटमेंट तुम पढ़ लो। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो थर्ड बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ C बाय 4 टाइम्स। तो C को क्या कर दिया है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। अब A B को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, K का K रहेगा, A भी वैसा ही है और B भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। C को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मतलब इसको 4C कर दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है ये जो रेट है वो कितना हो गया, 64 टाइम्स हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो यहां पे लिखा हुआ 64R इक्वल टू, अब देखो यहां लिख सकते हो K, A की ऑर्डर X है, B का ऑर्डर Y है एंड C का ऑर्डर Z है इंटू 4 की पावर Z है। तो ये बच्चों देखो 64R इक्वल टू ये टर्म फिर से देखो क्या बन गया, R बन गया इंटू लिखा है 4 की पावर Z। ये R से R कैंसिल हो गया, 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और ये लिखा 4 की पावर Z, तो Z इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व की मैंने तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये थर्ड इक्वेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब बच्चों आपको करना क्या है, सिंपल सा, ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो जब 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखना सॉल्व करने के बाद कौन कौन सी इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है और एक z इक्वल टू 3 दिया हुआ है और एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो जब इन तीनों को सॉल्व करोगे आप, सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर, x की वैल्यू कितनी आएगी, वो 1 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, ये -1 आएगी। z की वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी आ गई है, 3 आ गई है। समझ में आई बात आप लोगों को? तो आप लोग क्या करो, जल्दी से इसको नोट कर लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। और बच्चों देखो, इसी क्वेश्चन को सेम शॉर्टकट तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, चलो वो भी देखो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम लोग एग्जाम में इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे। तो शॉर्टकट क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया हम लोगों ने। अब सिर्फ देखो यहां ध्यान दो, बोला कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो वॉल्यूम डबल करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। याद है आप लोगों को, रेट हो गया 8 टाइम्स डिक्रीज कर गया, यानी रेट कितना हो गया 1/r इक्वल टू वॉल्यूम डबल करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। यानी यहां पर हाफ 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 करोगे तो आएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y इंटू 2 की पावर z आ गया। यानी यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड। यानी यहां पर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 आ गया। तो डायरेक्ट देखो मैंने इक्वेशन बना दी, इतनी ज़्यादा मुझे कैलकुलेशन नहीं की। सेकेंड इक्वेशन में देखो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, बोला ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करोगे तो 2 की पावर x एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा। तो यहां पर आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा, बोला रेट क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, मतलब रेट 4 हो गया। कब, जब k तो k रहेगा, यहां पे क्या आएगा 2 की पावर x आएगा इंटू b को हाफ किया गया तो यहां डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 1/2 की पावर y। यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये y ऊपर शिफ्ट होगा, यानी वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई, यानी आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? थर्ड इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ C 4 टाइम्स। तो बोला इसको 4 टाइम्स कर दिया गया, तो ये कुछ चेंज नहीं किया गया। तो रेट कितना हो गया 64 हो गया, यानी 64 इक्वल टू यहां पर 4 टाइम्स करोगे तो आएगा 4 की पावर Z
यानी आएगा 4 की पावर क्यूब इक्वल टू 4 की पावर जेड, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टकट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो डाउट पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके। तो अब जल्दी से इसको नोट करिए। तो देखो दो और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग कट से तो आप सॉल्व कर ही लोगे, तो मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं। देखो तो बच्चों देखो देखा बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो बच्चों यहां पर बोल रहा है कि बी को ट्रिपल किया गया तो रेट क्या हो गया 9 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो आपको रेट वाला एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि बताओ बी की ऑर्डर कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि बी का ऑर्डर कितना है, कुछ एक्स है। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर जो रेट का एक्सप्रेशन होगा कितना लिखोगे, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ऑर्डर x मैंने मान लिया, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करें। देखो बोला रेट 9 टाइम्स हो गया, मतलब रेट क्या हो गया, r की जगह 9r हो गया, ठीक है। कब, जब क्या हो रहा है, b को ट्रिपल किया गया, यानी यहां पर क्या कर दिया गया, देखो 3b कर दिया गया। क्लियर है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, यानी इसको इससे डिवाइड करोगे, तो देखो यहाँ पे 9r डिवाइड बाई r करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट जब आप करोगे तो आएगा 9 इक्वल टू के कैंसिल होगा, b की पावर x से b की पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर x। तो लिख सकते हो 3 की स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी पूछेगा b का ऑर्डर बताओ, तो b का ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया। पूछ लेगा रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट जो भी होगा इस रिएक्शन का इनटू b का पावर 2। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। सेकंड देखो क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपको। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो a प्लस बी की प्रोडक्ट लिया हुआ है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि a को डबल किया गया तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। पहले तो रेट लो एक्सप्रेशन लिखो इसका, तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। a का ऑर्डर मुझे नहीं पता है तो मैंने a मान लिया और ये x मान लिया और ये y मान लिया, ठीक है। बोला रेट को a को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो गया। बोला ये रेट क्या हो गया 4r हो गया। कब, जब a को डबल कर दिया मैंने, तो इसको 2a कर दो, b की चेंज करने की बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो फिर क्या करोगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दो, तो यहाँ 4 इक्वल टू क्या आएगा 2 की पावर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि b को ट्रिपल किया गया तो रेट क्या हो गया 3 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है ना। तो देखो चलो करते हैं यहाँ पर बोला कि b को ट्रिपल किया गया तो b को ट्रिपल करो, रेट क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया, मतलब रेट 3r हो गया, है ना। अब a को कोई चेंज नहीं किया जा रहा, b को क्या कर दिया गया ट्रिपल कर दिया गया, मैंने ट्रिपल कर दिया। तो अब क्या करो, मैंने इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया, तो मैंने क्या किया थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दो, तो 3r बाई r कितना आएगा 3 आ जाएगा। k से k कैंसिल होगा, a की पावर x से a की पावर कैंसिल हो गया, b की पावर y से b की पावर y कैंसिल, तो 3 की पावर क्या बचेगा y बचेगा। यानी ये 3 की पावर 1 लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, उठा के यहाँ रख दो। तो रेट क्या हो गया, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू a की पावर 2 और b की पावर 1। तो ये आपका क्या हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, यही आपको लिखना था, ठीक है। आज पूछेगा बता ओवरऑल कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं एग्जाम्पल लेकर, बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो मैंने देखो एग्जाम्पल क्या लिया कि ये एक रिएक्शन दी है, 2N2O5 डिकम्पोज हो रहा है 4NO2 में और O2 में, ठीक है।
अब ये रिएक्शन दी हुई है, अब रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और कि ये देखा गया कि जो रेट का एक्सप्रेशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, ये रेट का एक्सप्रेशन है। मतलब यहां पर एक्सपेरिमेंट से निकाला गया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है। यानी मैं आप बताना क्या चाहता हूं कि किसी भी रिएक्शन का आप ऑर्डर को देखकर नहीं बता सकते। जैसे यहां पर आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहां पर ऑर्डर 1 है कि 2 है, जबकि इस रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से निकालने में कितना आता है, 1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सेम वैसे ही बच्चों देखो ये आपको रिएक्शन दी हुई है, अब इसको एक्सपेरिमेंट से देखो इसका ऑर्डर निकाला गया तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। यानी यहां पर क्या होता है, देखो O3 का ऑर्डर कितना आता है, 2 आता है, जबकि O2 का ऑर्डर कितना आता है, -1 आता है। यानी 2 और -1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, +1। यानी ये भी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या आप देख के बता सकते हो कि O3 का ऑर्डर 2 है, या आप ये देख के बता सकते हो कि O2 का ऑर्डर -1 है, आप नहीं बता सकते। तो ऑर्डर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन दी हुई है, इसको भी हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला तो इसका ऑर्डर ऐसा कुछ आ रहा था। ठीक है, यानी O2 का ऑर्डर 1 था और NO का ऑर्डर 2 था। क्लियर है। और बच्चों एक आपको याद होगा मैंने बताया था जो रेट का एक्सप्रेशन होता है ना, वो रेट के एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है। तो देखो यहाँ पर N2O5 क्या रिएक्टेंट है, तो मैंने बोला था यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस चैप्टर में सारे सारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे मिलेंगे। लेकिन वहां पर क्या क्या आ सकता है, तो वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी आ सकता है। देखो यहाँ पर रेट के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है, यहाँ पर देखो O3 के साथ साथ O2 भी आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी आ रहा है। रेट के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी आ सकता है रिएक्टेंट के साथ साथ। ठीक है ना। अब यहां पर NO क्या है, देखो यहां पर NO तो है ही नहीं, मतलब यहां पर जो NO है वो क्या है, तुम्हारा कैटलिस्ट है। तो रेट के एक्सप्रेशन में क्या होता है, कैटलिस्ट भी आ सकता है। बट कभी भी रेट के एक्सप्रेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद बनते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले खत्म हो जाते हैं, इसलिए कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता है। आई बात समझ में। तो रेट के एक्सप्रेशन में क्या क्या आ सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, तीनों आ सकते हैं, बट कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता है। ठीक है ना। तो आ तो तीनों सकते हैं, ये तो नहीं आता, ये तीनों आ सकते हैं, बट आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जिसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाले मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई। यानी आप किसी भी रिएक्शन का देखकर ऑर्डर नहीं बता सकते, वो हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं। तो आगे हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे इस चैप्टर में, तो वो जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो जो मेथड होते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं, और जो भी आपको डेटा दिया जाएगा वो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाएगा। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि सिंपल रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चों देखो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ सिंपल रिएक्शन के बारे में। सिंपल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो अभी तो मैं जस्ट बहुत ही थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यूज करना है, और मैं डिटेल में तब मैं बताऊंगा कि आगे मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, तो वहां पे सिंगल स्टेप रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग वेट करना। अभी आप लोग समझ लो कि सिंपल रिएक्शन मतलब क्या है। जैसे कि बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है H2 + Cl2 gives 2HCl लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, जो H2 गैस है और Cl2 गैस है ये कंबाइन करके 2HCl गैस बना रहा है। पहले इसके पहले समझो क्या कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो यहां पर इसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, G मतलब क्या लिखा है, गैसियस लिखा हुआ है। तो इसका H2 का एक मॉलिक्यूल है और Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, तो रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे मैं चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला यहां पर कि A2 है, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, B2 के साथ, 2B2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहां पे कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, मैंने पूछा बताओ बच्चों इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका एक मॉलिक्यूल और इसके दो मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई, जबकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। आई बात समझ में आप लोगों को। अब आप पूछोगे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, देखो मैं वो भी बता देता हूं। मॉलिक्यूलरिटी एंड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर बात करूं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, ठीक है ना, जबकि ये क्या होता है, यानी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल की बात करूं 1 होगी, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, 4 हो गई, एस को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्या कभी आपने हाफ H2 मॉलिक्यूल देखा है, नहीं। क्या आपने कभी हाफ इंसान देखा है, नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे हाफ H2 मॉलिक्यूल नहीं होगा या -1 H2 मॉलिक्यूल नहीं होगा। H2 क्या होगा, एक नंबर में होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर में होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, यानी क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। जबकि क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर निगेटिव भी होता है, जबकि ये निगेटिव नहीं होता है, ये निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन में होता है एंड 0 होता है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस, मॉलिक्यूलरिटी जो नंबर, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट के, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। और ऑर्डर क्या होता है, हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों मैं यहां पे आपको बताना क्या चाहता हूं, मान लो मैंने क्या किया, तो रिएक्शन मैंने दे दिया आपको। अब रिएक्शन का रेट निकालोगे एक्सपेरिमेंट से, तो मैंने रेट निकाला, जो इसका रेट आता है ऐसा आता है। तो H2 का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, और Cl2 का ऑर्डर 1 होता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाला है, ठीक है। अब देखो जब भी मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा सिंपल रिएक्शन के बारे में जब मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है ना, तब मैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में भी तब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया है, तो थोड़ा सा वेट करना। तो देखो बच्चों यहां पर ऑर्डर 1 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दूसरी रिएक्शन ये वाली ले ली, दिख रहा है आप लोगों को, और मैंने इसका मान लो एक्सपेरिमेंट से निकाला कि इसका जो रेट इक्वल टू आ रहा है, रेट कांस्टेंट इनटू ए का ऑर्डर 1 आ गया, A2 का ऑर्डर 1 आ गया, और B2 का ऑर्डर 2 आ गया। अगर रेट का एक्सप्रेशन ये आ गया, मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर आ गया, तो इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन कौन सी है, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। बट अगर मान लो ये नहीं आता है, मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाला, मान लो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन मतलब होता है कि जिसमें मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर होता है, उसको सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखो कभी भी आपको अगर सिंपल रिएक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब वो आपको ऑर्डर नहीं देगा कभी भी, क्योंकि सिंपल रिएक्शन अगर उसने बोल दिया कि ये सिंपल रिएक्शन है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, तब तो चलो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लो बोलेगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि मान लो 2a प्लस 2a2 प्लस 5b2 कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहा है। बोलेगा बताओ यहाँ पर मैंने चलो कितना b2 कर दिया 2, तो बोलेगा बताओ इसकी, ये वो बोल देगा कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। बोलेगा बताओ टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो बच्चों देखो इसका सिंपल रिएक्शन मतलब मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2 कितना आ गया, ये 2 आ गया क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B2 कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी ये 4th ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो सिंपल रिएक्शन मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से इसको नोट कर लो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जो कोफिशिएंट दिया होता था उसी को पावर में लिख देते थे।
क्यों? क्योंकि वहां पर जितनी भी रिएक्शन थी सारी रिएक्शन क्या थी? सिंपल रिएक्शन थी। अगर मैं इसको सिंपल मान लूंगा तो यहां पर क्या करूंगा मैं, इस पे कि A2 की ऑर्डर 2 में लिख दूंगा, B2 की ऑर्डर भी 2 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर सेम होता तो उसी को सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो वहां जो हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो सारी की सारी सिंपल रिएक्शन थी। ठीक है ना? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो, मैं नेक्स्ट आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं। एक एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखी हुई 2A + 3B गिव्स क्या लिखा हुआ है? 5C लिखा हुआ है। ठीक है? तो बच्चों मान लो आपको ये रिएक्शन गिवन है और आपको ये भी गिवन है कि जो इसका एक्सपेरिमेंट से निकाला जो रेट का एक्सप्रेशन वो कितना आ रहा है? इन रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आ रहा है रेट कांस्टेंट इनटू कुछ A का पावर x आ रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा? ये x ऑर्डर रिएक्शन है, B का ऑर्डर 0 है, इसलिए किसी का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। यानी ये रिएक्शन का जो रेट है B पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? A पे डिपेंड कर रहा है, और A का ऑर्डर कितना है? x है। ठीक है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप समझने के लिए, R जो होगा K होगा, A का ऑर्डर x हो जाएगा और B का ऑर्डर 0 होगा। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया। तो बच्चों रिएक्शन दी है आपको और आपको गिवन है कि रेट ऑफ रिएक्शन ये आ रहा है। ठीक है? अब देखो यहां पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं कि यहां बच्चों देखो ROR का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1/2 लिख सकते हो, माइनस DA डिवाइड बाई DT होगा। इसको लिख सकते हो 1/3 माइनस DB डिवाइड बाई DT होगा, इक्वल टू 1/5 प्लस DC डिवाइड बाई DT होगा। ये कैसे आया? हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। ठीक है? यानी यहां से मैं माइनस DA बाई DT की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो माइनस DA बाई DT कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, ये 2 ROR आ रहा है, 2 रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, यानी ये क्या है? K इंटू A का ऑर्डर x है। ठीक है? तो यहां से इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इस 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, यानी वैल्यू आएगी 2K A का ऑर्डर x आ गया। वैसे पूछा बता माइनस DB बाई DT की वैल्यू कैसे आएगी? तो देखो माइनस DB बाई DT इक्वल टू आएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो इसके टर्म में क्या आएगा? 3K इंटू A की पावर x आ गया। मैंने पूछा बताओ बच्चों प्लस DC बाई DT की वैल्यू कैसे आएगी? प्लस DC बाई DT इक्वल टू क्या होगा? 5K इंटू A का पावर x, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये क्या था? याद करो आप लोग, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग भी रेट बोल रहे थे। किसका रेट है? ये A का रेट है। इसको भी याद करो बच्चों, हम लोग रेट बोल रहे थे। किसका रेट है? ये B का रेट है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा। इसको बोल रहे थे रेट, ये किसका रेट है? ये C का रेट है। तो C फॉर्म हो रहा है, इसे मैंने प्लस लिखा, और ये डिक्रीज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस लिखा, क्योंकि रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने पॉजिटिव बना दिया इसको। ठीक है ना? तो ये लिख दिया। यानी बच्चों R का जो रेट होगा, देखो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं? R का जो रेट क्या होगा? ये भी एक टाइप का रेट है, तो रेट को क्या लिख सकते हो? रेट कांस्टेंट, है ना? जैसे देखो यहां बच्चों देखो, इसको 2K को मैंने क्या मान दिया? देखो इसको ये लिख सकते हो, देखो मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ RA इक्वल टू, इसको मैंने क्या मान लिया? रेट कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया? K इंटू A की पावर x। वैसे देखो यहां बच्चों, यहां पर अब K की वैल्यू कितनी है? K इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये 2K दिया हुआ है। वैसे देखो इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? इस वैल्यू को K भी मान लिया। तो देखो रेट इक्वल टू क्या हो गया? रेट कांस्टेंट इंटू A की पावर x। अब यहाँ पे KB की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो, KB इक्वल टू क्या है? वो 3K है। ठीक है? अब देखो यहाँ बच्चों, इसको मैंने क्या मान लिया? KC मान लिया। तो RC क्या होगा? रेट हो गया, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू A की पावर x। अब यहाँ KC की वैल्यू कितनी है? KC इक्वल टू 5K है। अब देखो यहाँ मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रिएक्शन का रेट था। देखो ये रिएक्शन का रेट था, तो ये जो रेट कांस्टेंट था वो किसका था? वो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था। ठीक है ना? जबकि ये वाला देखो, ये A का रेट है,
तो देखो a की पावर x देखो सब में कॉमन है। डिफरेंस क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में और r के रेट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ रेट कांस्टेंट का डिफरेंस है। देखो यहां पर अब बोलेगा बताओ बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा, बोलेगा रेट कांस्टेंट, रिएक्शन का मत बताओ, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे देगा, मान लो k दिया हुआ है, बोलेगा a का रेट कांस्टेंट कितना होगा बताओ, तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग होगा और a b c का रेट कांस्टेंट डिफरेंट होगा। तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर k है तो a का रेट कांस्टेंट कैसे आएगा, जो भी कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2k आ गया यहां पर। b का रेट कांस्टेंट पूछे कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3k आ जाएगा। वैसे बोलेगा c का रेट कांस्टेंट कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5c आ जाएगा, 5k आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से देखो मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैं सबको रफ करता हूं। यानी यहां से मैंने क्या किया कि किसी का भी, जैसे आपको रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट निकालना है, किसी का भी रेट कांस्टेंट निकालना है तो क्या करोगे, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करो दो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, k है, मैंने पूछा बताओ बच्चों इसका रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो k इक्वल टू क्या होगा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k दिया हुआ है और इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, ये 2k आ गया। वैसे देखो kb की वैल्यू क्या होगी, यानी b का रेट कांस्टेंट क्या होगा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू b का कोएफिशिएंट कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3k आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है ना, इसको मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और एक बार में मत पूछिएगा, पहले एक बार में इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा दोबारा फिर ये वीडियो देखिए, अगर दोबारा भी समझ में नहीं आता फिर मुझे कमेंट करके पूछिए, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।